कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। अनुवादक की कैफियत। अनुवाद से मूल रचना का आस्वाद लेना निश्चय ही पाठक पाठिकाओं के अपने मौलिक रस ज्ञान की विशेषता है। कारण अनुवाद प्राय करके एक रूखे दुशाले के काम के समान होता है। हमेशा दो रुखे काम का सा रसानंद उसमें नहीं मिलता और इसीलिए मेरी समझ से अनुवाद से मूल रचना का रसानंद लेना पाठक पाठिकाओं का अपना ही ज्ञान वैशिष्ट्य है। इसमें संदेह नहीं है कि किसी भी मूल रचना का अधिक से अधिक रस उसी अनुवाद में मिल सकता है जिसमें मूल रचना की कथन शैली, भाषा की गति भंगिमा अर्थात पदक्षेप के छंद, ताल और वर्णन के रस प्रवाह की जहां तक संभव हो पूर्णतः रक्षा की गई हो। इसके लिए अनुवादक की खुद की भाषा का ज्ञान अनुवाद की भाषा से अधिक ही होना चाहिए, कम तो हरगिज नहीं। और मूल लेखक के प्रति अनुवादक की पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और अनुवाद करते समय अनुवादक को एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि लेखक किस मानस स्तर से क्या कहना चाहता है, किस ढंग से कहना चाहता है, क्या उसका अभिप्रेत है, किसी भी वर्णन में वह स्वयं कितना निरासक्त है और उसके कथन में जितनी शालीनता है, उन सब की मर्यादा का मुझसे उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अनुवादक का यह पवित्र कर्तव्य है और धर्म पालन के समान इसका पालन उससे होना ही चाहिए। रविंद्रनाथ की बहुत सी रचनाओं के कितने ही अनुवाद प्रचलित हैं और उनमें कईयों के विषय में मेरी धारणा थी कि अच्छे होंगे, किंतु आंख की किरकिरी, गोरा जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के अनुवाद देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई और मन व्यथित होकर कह उठा, मूल के साथ इनका छंद, ताल, सुर कहाँ मिलता है। और उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि आंख की किरकिरी और गोरा आदि रचनाओं के नए अनुवाद जल्द से जल्द निकाल देने चाहिए। बस मेरे इस अनुवाद की यही एक कैफियत है। धन्य कुमार जैन। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। विनोदनी की मां हरिमती ने महेंद्र की मां राजलक्ष्मी के घर जाकर धरना दे दिया। दोनों एक ही गांव की लड़की हैं और बचपन में एक साथ खेली हैं। राजलक्ष्मी ने महेंद्र पर दबाव डालते हुए कहा, बेटा महेंद्र, इस गरीब की लड़की का उद्धार करना ही है। सुना है लड़की देखने में बड़ी सुंदर है और मेम ने उसे पढ़ाया लिखाया है। तुम लोगों की आजकल की पसंद से उसका पूरा मेल बैठ जाएगा। महेंद्र ने कहा, मां, आजकल के लड़के तो मेरे सिवा और भी बहुत से हैं। बेटा, यही तो तेरे में दोष है। तेरे आगे ब्याह की बात छेड़ना ही मुश्किल है। मां, इस बात को छोड़कर और भी तो बहुत सी बातें हैं। संसार में बातों की तो कोई कमी नहीं है। इसीलिए मेरा यह दोष ऐसा कोई खतरनाक नहीं है। महेंद्र बचपन से ही पितृहीन है और इसीलिए मां के साथ उसका व्यवहार साधारण पुत्रों जैसा नहीं है। महेंद्र की उम्र लगभग 22 साल की हो चुकी और अब वह एमए पास करके डॉक्टरी पढ़ रहा है, किंतु फिर भी मां के साथ उसका प्रतिदिन बालहट, रूठना, मचलना और अपनी जिद पर अड़ जाना ज्यों का त्यों जारी है। कंगारू का बच्चा जैसे मात्र गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मां के उसी गर्भ की थैली में अपने को आवृत रखने का अभ्यस्त बन जाता है। महेंद्र की भी ठीक वही दशा है। मां की सहायता के बिना उसका आहार विहार, आराम विराम लगभग असंभव सा हो गया है। अब की बार मां ने जब विनोदनी के लिए महेंद्र पर काफी दबाव डाला तो उससे कतराते नहीं बना। उसने कहा, अच्छा लड़की एक बार देख लूं। और जब देखने का दिन आया तो बोला, देख के क्या करना है, मुझे तुम्हें सुखी करने के लिए ब्याह करना है।
भले बुरे का विचार करना ही व्यर्थ है। उसकी बात में कुछ नाराजगी की गर्मी थी, किंतु फिर भी माँ ने सोचा, शुभ दृष्टि के समय उनकी पसंद के साथ जब पुत्र की पसंद का निर्णयात्मक मेल होगा, तब महेंद्र का यह तीव्र स्वर कोमल में रूपांतरित हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने निश्चिंत चित्त से ब्याह का दिन सुधवा लिया, और ब्याह के दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आने लगा, त्यों-त्यों महेंद्र का मन उत्कंठित होने लगा, और अंत में जब 2-4 दिन बाकी रह गए, तब वह कह बैठा, नहीं माँ, यह मुझसे हरगिज नहीं होगा। बचपन से महेंद्र देवता और मानव दोनों से सब तरह का प्रशय पाता रहा है, और इसीलिए उसकी इच्छा का वेग उच्छृंखल है। पराई इच्छाओं का दबाव उससे सहा नहीं जाता। जब उसने देखा कि स्वयं उसकी प्रतिज्ञा और दूसरे के अनुरोध ने उसे बहुत ज्यादा धर दबाया है और उसे ब्याह करने को मजबूर कर दिया है, तब विवाह के प्रति उसकी अकारण वितृष्णा अत्यंत प्रबल हो उठी, और ऐन मौके पर वह बिल्कुल ही विमुख होकर नहीं कर बैठा। महेंद्र का परम मित्र था बिहारी। वह महेंद्र को भाई साहब और उसकी माँ को माँ कहता था। माँ उसे स्टीम बोट के पीछे बंधे लट्टू बोट की तरह महेंद्र का एक अत्यावश्यक मारवाही असबाब के सामान समझती थी, और उस लिहाज से उससे ममता भी करती थी। राजलक्ष्मी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अब यह काम तो तुम्ही को करना होगा, नहीं तो गरीब की लड़की। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह काम मुझसे नहीं होने का। तुम्हारे अनुरोध से महेंद्र को जो मिठाई नहीं भाई, उसे मैं बराबर खाकर निपटाता रहा हूं, पर लड़की के विषय में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी सोचने लगी, भला बिहारी ब्याह करेगा? उसे तो सिर्फ महेंद्र चाहिए, ब्याह करके बहू लाने की बात तो उसके मन में कभी आती ही नहीं। और यह सोचकर बिहारी के प्रति उनकी कृपा मिश्रित ममता और भी जरा बलित हो जाती। विनोदनी के पिता कोई खास धनी नहीं थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री को घर पर मिशनरी में रखकर बड़े जतन से पढ़ाया लिखाया था और दस्तकारी का काम सिखाया था। लड़की की उम्र बराबर बढ़ती ही जाती थी, फिर भी उन्हें कुछ होश न था। अंत में पिता की मृत्यु के बाद उसकी विधवा माँ उसके लिए लड़का तलाश करते करते हैरान है। कहीं कोई दिखाई ही नहीं देता जिसके हाथ लड़की सौंप कर वे निश्चिंत हो सकें। 1-2 रुपया पैसे से खाली, ऊपर से लड़की उम्र में पड़ी। अंत में राजलक्ष्मी ने अपने ही रिश्ते के एक भतीजे के साथ विनोदनी का ब्याह करा दिया। ब्याह के थोड़े दिन बाद विनोदनी विधवा हो गई। महेंद्र ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी तकदीर अच्छी थी जो ब्याह नहीं किया, नहीं तो स्त्री के विधवा होने पर मैं एक घड़ी भी संसार में नहीं टिक सकता था। लगभग 3 साल बाद और एक दिन माँ बेटों में बात हो रही थी। माँ ने कहा, बेटा, लोग तो मेरी ही निंदा करते हैं। क्यों माँ? लोगों का तुमने कौन सा सत्यानाश किया है? लोग कहते हैं मैं तेरा इस डर से ब्याह नहीं कर रही हूं कि बहू आने पर लड़का पराया हो जाएगा। डर तो होना ही चाहिए। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो लड़के का ब्याह हृदय से हरगिज नहीं कर सकता था। लोक निंदा को मैं खुशी खुशी शिरोधार्य कर लेता। लो सुनो, जरा लड़के की बात सुनो। बहू आकर तो लड़के को अपने बस में कर ही लेती है, तब फिर इतना कष्ट उठाने वाली, इतना स्नेह करने वाली माँ न जाने कहाँ हट जाती है। यह तुम्हें अच्छा लगे तो लगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। राजलक्ष्मी ने मन ही मन पुलकित होकर अपने हाल ही में आई हुई विधवा देवरानी को संबोधित करते हुए कहा, सुन लिया मजली बहू, महेंद्र की बात तो सुनो। बहू आकर कहीं माँ से बढ़ ना जाए, इस डर से बेटा ब्याह नहीं करना चाहता। ऐसी 3 लोग से न्यारी बात सुनी है कभी? चाची ने महेंद्र से कहा, यही बात तो बता बेटा, तुम्हारा बेजा ही है। जिस समय की जो बात हो उसी में शोभा है। अब माँ का आंचल छोड़कर बहू के साथ घर गृहस्थी करने का समय है। अब दुधमुहे बच्चे की तरह रहना थोड़ी ही शोभा देता है। बड़े शर्म की बात है।
राजलक्ष्मी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इस प्रसंग में उन्होंने जो कुछ कहा वह सरल हो सकता है, किंतु मधुलिप्त हरगिज नहीं। वे बोली, मेरा लड़का अगर और किसी के लड़के से अपनी माँ को ज्यादा प्यार करता हो तो तुम्हारे लिए उसमें शर्म की कौन सी बात है मजली बहू? तुम्हारे लड़का होता तो लड़के का मरम समझती। राजलक्ष्मी ने समझा कि पुत्र सौभाग्यवती से पुत्रहीना ईर्ष्या कर रही है। मजली बहू ने कहा, तुम ही ने ब्याह की बात छेड़ी थी, इसी से बात उठी, नहीं तो मुझे बीच में बोलने का हक ही क्या था? मेरा लड़का अगर बहू नहीं लाना चाहता तो तुम्हारी छाती में शूल क्यों चुभता है? मेरा तो ऐसे ही अच्छा है। अब तक अगर मैं लड़के को पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकी हूं तो आगे भी उसकी देखभाल कर सकूंगी। इसमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजली बहू आंसू पोंछती हुई चुपचाप वहां से चली गई। महेंद्र के मन को इससे बड़ी चोट लगी। कॉलेज से जल्दी घर आकर वह सीधा अपनी चाची के पास पहुंच गया। चाची ने उसे जो कुछ कहा था उसमें स्नेह के सिवा और कोई बात नहीं थी। इस बात को वह निश्चित रूप से जानता है और यह भी उसे मालूम है कि उसकी चाची के एक पितृ मात्रहीन बहनौत है और महेंद्र के साथ उसका ब्याह करा के वह संतानहीन विधवा किसी सूत्र से अपनी बहन की लड़की को पास रखकर सुखी देखना चाहती है। यद्यपि ब्याह करना उसे स्वीकार नहीं, फिर भी चाची की इस भीतरी इच्छा को वह स्वाभाविक और अत्यंत करुणाजनक समझता है। महेंद्र जब चाची के कमरे में गया तब दिन ढलने में बहुत ज्यादा देर नहीं थी। उसकी चाची अन्नपूर्णा अपने कमरे में खिड़की की छड़ों पर सिर टेके शुष्क विमर्श मुंह किए बैठी थी। बगल के कमरे में उनकी थाली ज्यों की त्यों ढकी हुई पड़ी थी। अब तक उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। मामूली सी कोई बात होते ही महेंद्र की आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। चाची को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने उनके पास जाकर स्निग्ध स्वर में पूछा, चाची? अन्नपूर्णा ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, आहा महेंद्र, बैठ। बड़ी भूख लगी है चाची, तुम्हारा प्रसाद खाना चाहता हूं। अन्नपूर्णा महेंद्र का कौशल समझ गई और उमड़ते हुए आंसुओं को किसी कदर रोककर उन्होंने खुद खाया और महेंद्र को भी खिला दिया। महेंद्र का हृदय उस समय करुणा से भीगा हुआ था। चाची को सांत्वना देने के लिए भोजन करने के बाद सहसा वह मन की तरंग में कह बैठा, चाची, तुम्हारी वो जो एक बहनौत थी ना, जिसका तुमने जिक्र किया था, उससे एक बार दिखाओगी नहीं मुझे? और बात मुंह से निकल जाने के बाद ही वह डर गया। अन्नपूर्णा ने हंसते हुए कहा, अब ब्याह को मन चला है क्या तेरा? महेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अपने लिए नहीं चाची, मैंने बिहारी को राजी कर लिया है। तुम लड़की देखने का कोई दिन तय करा दो। अन्नपूर्णा ने कहा, आहा, उसके ऐसे भाग्य कहाँ, बिहारी जैसा वर उसके भाग्य में कहाँ बदा है। चाची के कमरे में से निकलते ही दरवाजे के बाहर महेंद्र की मां से भेंट हो गई। राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों महेंद्र, अब तक तुम लोगों में क्या सलाह हो रही थी? सलाह कुछ भी नहीं मां, पान लेने आया था। तेरे पान तो मेरे कमरे में लगे रखे हैं। महेंद्र कुछ उत्तर न देकर चला गया। राजलक्ष्मी ने अन्नपूर्णा के कमरे में जाकर उनकी रोने से फूली हुई आंखें देखते ही बहुत सी बातों की कल्पना कर ली और चट से फुसकारती हुई बोल उठी, कहिए मंजली देवी जी, लड़के से सब भिड़ा चुकी कि अभी कुछ बाकी है? इतना कहकर राजलक्ष्मी उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही बड़ी तेजी से वहां से चल दी। लड़की देखने जाने की बात महेंद्र तो लगभग भूल ही गया था, किंतु अन्नपूर्णा नहीं भूली। उन्होंने शाम बाजार लड़की के अभिभावक ताऊ को चिट्ठी लिख दी और उन्होंने लड़की देखने का दिन भी तय कर दिया। महेंद्र ने जब सुना कि चाची ने लड़की देखने जाने का दिन भी तय कर दिया है, तब उसने चाची से जाकर कहा, इतनी जल्दी क्यों कर डाली चाची? मैंने तो अभी बिहारी से कहा भी नहीं। यह क्या बात है महेंद्र, यह कैसे हो सकता है?
अब अगर देखने नहीं गए तो वे क्या समझेंगे अपने मन में? महेंद्र ने बिहारी को बुलाकर उससे सब बात कह दी। फिर बोला, चलो तो सही, पसंद नहीं आई तो कोई जबरदस्ती तो लाद नहीं देगा। सो मैं नहीं कह सकता। चाची की बहनौत को देखने के बाद पसंद नहीं कहना मेरे मुंह से नहीं निकलने का। ये तो और भी अच्छी बात है। किंतु यह तुमसे बड़ा बेजा काम हो गया महेंद्र भैया। अपने को हल्का रखकर दूसरे के कंधे पर ऐसा बोझ लादना तुम्हारे लिए उचित नहीं हुआ। अब चाची के मन को चोट पहुंचाना मेरे लिए अत्यंत कठिन होगा। महेंद्र ने जरा लज्जित और रुष्ट होकर कहा, तो क्या करना चाहते हो? जबकि मेरे नाम से तुम उन्हें आशा दे चुके हो तो मुझे ब्याह करना ही है। देखने जाने का पाखंड करना कोई माने नहीं रखता। बिहारी अन्नपूर्णा की देवी के समान भक्ति करता है। अंत में अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलाकर कहा, यह कैसे हो सकता है बेटा? लड़की बिना देखे ब्याह करोगे? नहीं नहीं, यह हरगिज नहीं होगा। लड़की पसंद ना आई तो मैं तुम्हें हरगिज ब्याह न करने दूंगी। मेरा यह प्रण रहा। निर्धारित दिन भी आ गया। महेंद्र ने कॉलेज से लौटकर माँ से कहा, माँ, मेरा वो रेशमी कोट और ढाके की धोती तो निकाल दो। क्यों? कहाँ जाना है? जरूरत है। तुम निकाल दो ना, पीछे सब बता दूंगा। महेंद्र से जरा कुछ सज धज किए बिना न रहा गया। दूसरे के लिए होने पर भी लड़की देखने के प्रसंग मात्र से यौवन धर्म अपने आप बालों को जरा संवार लेता है और दुपट्टे में जरा सुगंध भी छिड़क लेता है। दोनों मित्र लड़की देखने चल दिए। लड़की के ताऊ शाम बाजार रहते हैं। नाम है अनुकूल चंद्र। खाते पीते खुश हैं और अपनी कमाई से उन्होंने कलकत्ते में बगीचा समेत 3 मंजिला मकान भी बनवा लिया है, जो मोहल्ले में अपना सिर ऊंचा किए शान से खड़ा है। गरीब भाई की मृत्यु के बाद पितृ मात्रहीन भतीजी को वे अपने घर ले आए हैं। लड़की की मौसी अन्नपूर्णा ने कहा था, मेरे पास ही रहने दो। इसमें खर्च में कमी जरूर होती, किंतु साथ ही इज्जत में जो कमी पड़ती, इसीलिए वे राजी नहीं हुए। यहां तक कि मिलने जुलने के लिए भी लड़की को वे मौसी के घर नहीं जाने देते। अपनी मान मर्यादा के विषय में वे इतने कड़े हैं। लड़की जब सयानी हुई तो विवाह भावना ब्याह की चिंता का समय आ गया। किंतु कठिनाई यह थी कि आजकल के जमाने में कन्या के ब्याह के विषय में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी का नियम लागू नहीं होता। भावना के साथ खर्च भी चाहिए। दहेज की बात छिड़ते ही अनुकूल प्रतिकूल हो उठते हैं। कहते हैं, मेरे अपनी लड़कियां भी तो हैं, मैं अकेला कहां तक क्या क्या कर सकता हूं। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। इतने में खूब सज धज कर कपड़ों में खुशबू लगाकर रंगभूमि में मित्र के साथ महेंद्र ने प्रवेश किया। चैत का महीना है। दिनांत में सूर्य अस्त होना चाहता है। दूसरी मंजिल का खुला हुआ बरामदा है। चित्र विचित्र चिकनी चीनी टाइलों का फर्श है और उसके एक किनारे दोनों अभ्यागतों के लिए चांदी की तश्तरियों में फल और मिठाइयां सजी हुई हैं और बर्फ जल से भरे चांदी के गिलासों पर हिमकण शोभा पा रहे हैं। महेंद्र बिहारी के साथ संकोच के साथ जलपान करने बैठा। नीचे बगीचे में माली उस समय झाड़ी लिए हुए पेड़ पौधों को पानी दे रहा था और उस भीगी हुई मिट्टी की सौंधी सुगंध को ऊपर तक बहाई ला रही थी चैत की दक्षिणी हवा, जो महेंद्र की सफेद चुनी हुई चादर को चंचल किए दे रही थी। आसपास के दरवाजों और खिड़कियों की ओट में से थोड़ी बहुत दबी हंसी और कानाफूसी और कभी-कभी गहनों की हल्की खनक भी सुनाई पड़ रही थी। जलपान हो चुकने के बाद अनुकूल बाबू ने भीतर की ओर देखते हुए कहा, चुन्नी, जरा पान तो ले आ। कुछ देर बाद बड़े संकोच के साथ पीछे का दरवाजा खुल गया और उसमें से एक बालिका न जाने कहां से अपने सर्वांग में दुनिया भर की लज्जा लपेटकर हाथ में पानदान लिए अनुकूल बाबू के पास आ खड़ी हुई। अनुकूल चंद्र ने कहा, इतना शर्माती क्यों हो बेटी?
पानदान रख दो इन लोगों के सामने। बालिका ने झुककर कांपते हुए हाथ से पानदान अतिथियों के आसन के पास जमीन पर रख दिया। बरामदे के पश्चिम की ओर से सूर्यास्त की सुनहली आभा ने आकर बालिका के लज्जित मुखमंडल को और भी आरक्त कर दिया, और ठीक इसी मौके से महेंद्र ने उस कांपती हुई बालिका की करुण मुख छवि को एक बार फिर अच्छी तरह देख लिया। बालिका उसी समय चली जा रही थी, किंतु अनुकूल बाबू ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ठहर जा चुन्नी। बिहारी बाबू, यह मेरे छोटे भाई अपूर्व की लड़की है। बाप बेचारा असमय चल बसा, अब मेरे सिवा संसार में इसका कोई भी नहीं। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और चुप हो गए। महेंद्र के हृदय पर दया ने आघात किया। अनाथा की ओर उसने फिर एक बार आंख उठाकर सार्थ दृष्टि से देख लिया। लड़की की उम्र कोई भी साफ साफ नहीं बताता था। आत्मीय स्वजन कहते, यही समझो 12-13 साल की होगी, अर्थात 14-15 वर्ष होने की ही अधिक संभावना है। किंतु अनुग्रह पालित होने से एक प्रकार के कुंठित भीरु भाव ने उसके नव यौवन को संयत और संवृत कर रखा था। आर्त चित्त से महेंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनुकूल चंद्र ने बालिका को उत्साहित करते हुए कहा, बता दो बेटी, अपना नाम बता दो। बालिका ने आदेश पालन के अभ्यस्त स्वर में कहा, मेरा नाम आशा लता। आशा। महेंद्र को ऐसा लगा कि नाम बहुत ही करुण और कंठ अत्यंत कोमल है। अनाथा आशा। दोनों मित्र नीचे उतरकर गाड़ी पर सवार हुए और गाड़ी चल दी। महेंद्र बोला, बिहारी, इस लड़की को तुम मत छोड़ना। बिहारी ने उसकी बात का स्पष्ट उत्तर ना देकर कहा, लड़की को देखकर मुझे उसकी मौसी का ख्याल आता है। मैं समझता हूं यह भी उन्हीं जैसी सती लक्ष्मी होगी। तुम्हारे कंधे पर जो बोझ लादा जा रहा है, शायद अब तुम्हें उसका भार उतना असह्य नहीं मालूम होगा। नहीं, मालूम होता है, सह सकूंगा। जरूरत क्या है इतना कष्ट उठाने की? न हो तो तुम्हारा बोझ मैं ही अपने कंधे पर लिए लेता हूं। क्या कहते हो? बिहारी ने गंभीरता के साथ एक बार महेंद्र के मुख की ओर देखा और फिर कहा, महेंद्र भैया, सच कह रहे हो? अब भी ठीक ठीक बता दो। तुम ब्याह करो तो चाची बहुत ज्यादा खुश होंगी, और फिर तो लड़की हमेशा उनके पास ही बनी रहेगी। महेंद्र ने कहा, तुम पागल हुए हो? ऐसा होता तो बहुत पहले ही हो जाता। बिहारी ने ज्यादा आपत्ति नहीं की और वह अपने घर चला गया। महेंद्र भी सीधा रास्ता छोड़कर इधर उधर घूमता हुआ बहुत देर बाद धीरे धीरे घर पहुंचा। महेंद्र की मां उस समय पूड़ी उतारने में व्यस्त थी और चाची अब तक शाम बाजार से घर नहीं लौटी थी। महेंद्र अकेला निर्जन छत पर जाकर चटाई बिछाकर पड़ा रहा। कलकत्ते की गगन भेदी अट्टालिकाओं के माथे पर उस समय शुक्ला सप्तमी का अर्धचंद्र चुपचाप अपना अपूर्व माया मंत्र विकीर्ण कर रहा था। मां ने आकर जब खबर दी कि खाना तैयार है, तो उसने कहा, यहां बड़ा अच्छा लग रहा है मां, उठने को जी नहीं चाहता। तो यहीं ले आऊं ना? अब आज मैं खाऊंगा नहीं, मैं खा आया हूं। कहां खाने गया था? बहुत बात है, पीछे बताऊंगा। पुत्र के इस अभूतपूर्व व्यवहार पर अभिमानिनी माता ने कुछ भी नहीं कहा और वे वापस जाने को उद्यत हो गई। तब महेंद्र ने तुरंत अपने को संयत करके अनुताप के साथ कहा, मां, मेरी थाली यहीं ले आओ। भूख ना हो तो क्या जरूरत है? इस बात पर मां बेटों ने कुछ देर तक टूटने मनाने का क्रम चलता रहा और अंत में महेंद्र को दोबारा खाने बैठना पड़ा। महेंद्र को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठकर सीधा बिहारी के घर पहुंचा और बोला, भाई बिहारी, रात भर मैं अपने कर्तव्य के विषय में विचार करता रहा। चाची की भीतरी इच्छा यह है कि मैं ही उनकी बहनौत से ब्याह करूं।
बिहारी ने कहा, इस विषय में तो सहसा किसी नए दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत नहीं थी। वे तो अपनी इच्छा को नाना प्रकार से व्यक्त कर चुकी हैं। यही तो बात है। मुझे लगता है कि आशा से मैंने अगर ब्याह नहीं किया तो चाची के मन में जिंदगी भर के लिए खेद रह जाएगा। सो तो है ही। मेरी समझ से मेरे लिए यह बड़े अन्याय की बात होगी। बिहारी ने जरा कुछ अस्वाभाविक उत्साह के साथ कहा, अच्छी बात है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम राजी हो जाओ तो फिर कहना ही क्या है। पर ऐसी कर्तव्य बुद्धि कल ही अगर तुम्हारे मगज में आ जाती तो बहुत अच्छा होता ना। एक दिन देर से आई तो इसमें क्या नुकसान हो गया। जो ही महेंद्र ने ब्याह के विषय में अपनी लगाम ढीली की कि अब फिर उसके लिए धैर्य रखना दुस्साध्य हो उठा। वह सोचने लगा, अब और ज्यादा बातचीत ना होकर जल्दी से काम पूरा हो जाए तो अच्छा। महेंद्र ने मां से जाकर कहा, अच्छा मां, अब मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मुझे ब्याह करना मंजूर है। मां तुरंत रहस्य को समझ गई और मन ही मन बोली, अच्छा, अब समझी। उस दिन मंझली बहू क्यों अचानक अपनी बहनौत को देखने गई और महेंद्र क्यों सज धज के शाम बाजार गया था। और फिर यह सोचकर कि उनके बारंबार अनुरोध करने पर भी लड़की ने उनकी बात नहीं मानी और अन्नपूर्णा अपने षड्यंत्र में सहज ही में सफल हो गई, वे विश्व विधान पर अत्यंत असंतुष्ट हो उठी। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अब मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की तलाश कराती हूं। महेंद्र ने आशा का जिक्र करते हुए कहा, लड़की तो वो भी बड़ी अच्छी है। उससे ब्याह नहीं हो सकता बेटा, मैं तुझसे पहले से ही कह देती हूं। महेंद्र ने यथेष्ट संयत भाषा में कहा, क्यों मां, वो लड़की तो बुरी नहीं है। उसके 3 कुल में कोई भी नहीं है। उसके साथ ब्याह करने से हमें रिश्तेदारी का क्या सुख मिलेगा। रिश्तेदारी का सुख ना होने पर भी मैं दुखित नहीं होऊंगा, किंतु मां, लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। लड़के की जिद देखकर राजलक्ष्मी का चित्त और भी ज्यादा कठोर हो उठा। उन्होंने अन्नपूर्णा से जाकर कहा, क्यों देवी जी, बिना माँ बाप की कुलच्छनी लड़की से मेरे इकलौते बेटे का ब्याह करा के तुम मेरे लड़के को मुझसे छीन लेना चाहती हो। इतनी बड़ी शैतानी। अन्नपूर्णा रो पड़ी, बोली, महेंद्र के साथ ब्याह की तो कोई बात ही नहीं हुई। उसने अपनी तबीयत से तुमसे क्या कहा है सो भी मुझे नहीं मालूम, किंतु महेंद्र की मां ने इस बात पर कतई विश्वास नहीं किया। तब फिर अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे लिए ही तो सब बात तय हुई थी, फिर क्यों तुमने यह सब उलट पुलट कर दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। बोली, नहीं बेटा, फिर तुम्हें राजी होना पड़ेगा। तुमने उद्धार नहीं किया तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। लड़की बड़ी सुशील है, तुम्हारे योग्य है। बिहारी ने कहा, चाची जी, यह मैं जानता हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी बहनोत हो वह कहीं अयोग्य हो सकती है। भला उसके लिए मैं ना नहीं कर सकता हूं, लेकिन महेंद्र, नहीं बेटा, महेंद्र से उसका ब्याह किसी तरह नहीं होने का। मैं तुमसे सच कहती हूं, तुम्हारे साथ उसका ब्याह होने से ही मैं सबसे ज्यादा निश्चिंत हो सकूंगी। महेंद्र के साथ ब्याह हो ये मैं नहीं चाहती। चाची, तुम्हारी ही अगर इच्छा नहीं तो मुझे फिर क्या आपत्ति है। इसके बाद बिहारी राजलक्ष्मी के पास पहुंचा और बोला, मां, चाची की बहनौत के साथ मेरी सगाई पक्का हो गई है। यहाँ मेरे कुटुंब की कोई स्त्री तो है नहीं, इसीलिए हया शर्म सब छोड़कर मुझे खुद ही खबर देने आना पड़ा। राजलक्ष्मी ने कहा, क्या कहता है बिहारी, आज मैं बहुत खुश हुई तेरी बात सुनकर। बड़ी सुशील लड़की है वह, तेरे ही लायक है। किसी के कहने सुनने में आकर सगाई छोड़ न देना। मैं क्यों छोड़ने लगा, महेंद्र भैया ने खुद ही पसंद करके मेरी सगाई पक्की की है। इन सब बाधा विघ्नों से महेंद्र दूना उत्तेजित हो उठा। वह मां और चाची से रूठकर एक दीनहीन छात्रावास में जाकर रहने लगा।
राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची। बोली, मजली बहू, मेरे लड़के ने तो उदासीन होकर घर छोड़ दिया मालूम होता है, उसे बचाओ। जीजी, थोड़ा धीरज रखो, 2-4 दिन बाद अपने ही आप गुस्सा जाता रहेगा। तुम उसे जानती नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार कोई काम ना हो तो वो जो जी में आता है कर डालता है। तुम्हारी बहनौत के साथ जैसे भी बने उसका सो कैसे हो सकता है जीजी? बिहारी के साथ बात जो तय हो चुकी है। राजलक्ष्मी ने कहा, इससे क्या हुआ, फिर से तय सही। इसके बाद तुरंत उन्होंने बिहारी को बुलवाया और उससे कहा, बेटा, तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़की तलाश करवाती हूं, तुम इस लड़की को छोड़ दो, यह तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, बात बिल्कुल पक्की जो हो चुकी है। तब फिर राजलक्ष्मी ने अन्नपूर्णा से जाकर कहा, तुम्हें मेरे कंठ की सौगंध है मजली बहू, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, तुम बिहारी को समझा दो तो सब ठीक हो जाएगा। अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा बिहारी, मेरे मुंह से बात निकलना नहीं चाहती पर क्या करूं मैं। आशा तुम्हारे हाथ पड़ती तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती, पर तुम्हें तो सब मालूम है। बिहारी ने कहा, मैं समझ गया चाची, तुम जैसी आज्ञा दोगी वही होगा, पर अब फिर तुम मुझसे और किसी के साथ ब्याह करने का अनुरोध न करना। इतना कहकर बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखों में आंसू भर आए, किंतु महेंद्र के अनिष्ट की आशंका से उन्होंने तुरंत आंखें पोंछ डाली। उन्होंने बार बार अपने मन को समझाया कि जो कुछ हुआ सो अच्छा ही हुआ। इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा और महेंद्र तीनों में निष्ठुर, निगूढ़, नीरव घात प्रतिघात चलते चलते ब्याह का दिन भी आ गया। बत्तियां उज्जवल हो गईं, शहनाई मधुर होकर बजने लगी और मिष्ठान में मिष्टता की जरा भी कमी नहीं थी। आशा ने सुसज्जित सुंदर देह और शंकित लज्जित मुक्त चेहरे से अपने नए घर में प्रवेश किया। उसके इस नवीन नीड़ में कोई कहीं कांटा भी हो सकता है, इस बात का उसका कंपित कोमल हृदय कल्पना भी नहीं कर सकता था। बल्कि वह तो इस बात को सोचकर मारे आनंद के फूल ही नहीं समा रही थी कि आज वह संसार में एकमात्र अपने मात्र स्थानीय अन्नपूर्णा के पास आ रही है, और इस आश्वासन से आज उसके मन का सारा भय, संशय दूर हो गया। ब्याह के कुछ दिन बाद राजलक्ष्मी ने एक दिन महेंद्र को बुलाकर कहा, सुन, अब बहू को कुछ दिन के लिए उसके ताऊ के घर भेज दे तो अच्छा है। क्यों माँ, क्या बात है? अब तेरी परीक्षा के दिन आ रहे हैं, पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। मैं क्या बच्चा हूं माँ? अपना भला बुरा नफा नुकसान मैं खुद नहीं समझ सकता। सब कुछ ठीक है, पर 1 ही साल की तो बात है बेटा। उसके माँ बाप कोई होते तो उनके पास भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर ताऊ के घर मैं उसे नहीं रखना चाहता। राजलक्ष्मी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे, अभी से यह हाल, खुद ही घर का मालिक बन बैठा। बहू के बारे में सास कोई चीज ही नहीं। कल तो ब्याह हुआ और आज इतना दर्द। ब्याह तो किसी दिन हमारा भी हुआ था, पर तब ऐसी बेहयाई नहीं थी। माँ को गंभीर देखकर महेंद्र ने जोर से कहा, तुम कुछ चिंता मत करो माँ, परीक्षा में जरा भी बाधा नहीं पड़ेगी।